वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो हमारा प्रिविलित कंक्रीट सीमेंट यानी कि निर्माण सामग्री के हिसाब से ये हमने लिया है। तो प्रिविलित यानी कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट में किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो हम 50 क्वेश्चन तक पहले स्टडी कर चुके थे। अब हमें 51 पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 51। मजबूत डिजाइन और सेवा योग्यता मानदंड के सामान्य कंक्रीट के लिए पोजन रेशियो क्या है? पोजन रेशियो नंबर सी 0.15 से लेके 0.2 तक। 0.15 से लेके 0.2 तक क्या हमारा पास पोजन रेशियो। आमतौर पर यानी कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स। आमतौर पर कंक्रीट की ग्रेडिंग उसकी कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ से की जाती है। यहाँ जो 52 क्वेश्चन है उन्होंने लिखा है कि कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आमतौर पर कंक्रीट की ग्रेडिंग उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से की जाती है। कंप्रेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी अधिक होती है उसकी अपारगम्यता, जलरोधकता, टिकाऊपन आदि प्रॉपर्टीज उतनी ही उत्तम होती हैं। तो यहाँ इन्होंने दिखा रखा है कि कुछ कंक्रीट हमारी हैं जो हम यूज़ करते हैं M10। M का मतलब होता है मिक्स। M10, 15, 20, 25। तो ये हमारे पास कंक्रीट की ग्रेडिंग है। तो जहाँ M मिक्स को और अंक मानक परिस्थितियों में 28 दिन बाद कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य का होता है। तो M10 से लेकर M18 तक कंक्रीट हम ग्रेडिंग यूज़ करते हैं। मोस्टली हम M25, M20 और M40 तक हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं। गिव द फुल फॉर्म ऑफ RVLC। R का मतलब होता है रेनफोर्स्ड, B मीन्स ब्रिक्स, L मीन्स लाइम और C मीन्स कंक्रीट। रेनफोर्स्ड ब्रिक लाइम कंक्रीट। तो जो भी फुल फॉर्म होती हैं वो कई तरीके से विकल्प में दिखाई देती हैं, मगर हमें फुल फॉर्म पे इतना ध्यान रखना है कि आखिरकार रेनफोर्स के साथ में हम कंक्रीट लगाते हैं या फिर हम ब्रिक्स लगाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नॉमिनल कवर टू बी प्रोवाइड फॉर द रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर एक्सपोज्ड टू द सीवेज वेदर द कंडीशन। कष्टदायक मौसम की दशा में प्रिवलित कंक्रीट अवयव के लिए न्यूनतम नॉमिनल कवर कितना लिया जाता है? 54 का सी 45। तो नॉमिनल जो नॉमिनल कवर लेते हैं वो 45 को लेते हैं। कष्टदायक मौसम की दशा में प्रिवलित कंक्रीट अवयव अगर रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो मिनिमम नॉमिनल कवर है वो 45 mm ले जाता है। एक समुद्री तरंग ऊर्जा के एक घटक का निर्माण प्रिवलित सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करके किया जाता है। संरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किस उद्धासन स्थिति का मान लिया जाएगा? चलो ये अलग क्वेश्चन है। IS कोड 456 के अनुसार M65 ग्रेड कंक्रीट की प्रत्यास्थता गुणांक का मान लगभग कितना आ जाता है? तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से है, क्योंकि ये बड़े लेवल पे जेई वगैरह में क्वेश्चन आ रखे हैं, बट हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है। जनरल कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आए, ये RVLC का पूरा नाम क्या है, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट क्या है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस स्थिति में होती है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं हमारे किसी भी सब्जेक्ट का सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन है। किसी भी
टॉपिक पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, अब इस पर आ जाइए आप, आरसीसी को कितने प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है। आरसीसी मीन्स रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। किस किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि आरसीसी को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। देखो ये टॉपिक मैंने पहले ही बताया था। अब इन्होंने बोला है कि इन सिटू कंक्रीट, इन सिटू का मतलब ये है कि जहाँ पर हमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है और ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क पे ही हम कंक्रीट को जो है यूज़ करें, या फिर प्रीकास्ट कंक्रीट। प्रीकास्ट कंक्रीट का मतलब ये है कि कोई मेंबर हमें किसी सांचे में ढाल के बनाना है और फिर कहीं उसको लगा देना है। तो कंक्रीट डिज़ाइनिंग में क्या होता है, हम प्रीकास्ट कंक्रीट भी यूज़ करते हैं। प्रीकास्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई हम ब्रिज बनाते हैं तो वहाँ बहुत सारे मेंबर हम प्रीकास्ट के रखते हैं। और इन सीटू कंक्रीट का मतलब ये है कि जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे ही काम करना है। तो ये हमारा 57। इसी तरीके से हमारे पास 58 पाइएगा। किसके द्वारा आरसीसी को पहली बार विकसित और यूज़ किया जा गया था। अभी कह रहे हैं कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का सबसे पहली बार किसने यूज़ किया था। आरसीसी नंबर सी दिया इन्होंने, फ्रांसिस काइग्नेट। आरसीसी को सबसे पहले विकसित करने वाले प्रथम व्यक्ति फ्रैंकोइस काइग्नेट, फ्रांसीसी काइग्नेट है। फ्रांसीसी काइग्नेट ने सर्वप्रथम आरसीसी का यूज़ भी किया था। पोर्टलैंड सीमेंट की पहली बार जोसेफ एस्पर्टन द्वारा विकसित किया गया था। कंक्रीट की बीम में इस्पात की छड़ों का यूज़ किया जाता है। इसका बी आंसर दिया है टू मेक इन द कैरी टेंशन के लिए। कंक्रीट की बीम में इस्पात, और कोई कंक्रीट की बीम है और कंक्रीट की बीम में हम क्यों डालते हैं स्टील वायर, ताकि टेंसाइल फोर्स को वो ले सके। एक है ना, कंक्रीट बीम में इस्पात की सुदृढ़ छड़ें डाली जाती हैं ताकि यह छड़ें बीम में उत्पन्न टेंसाइल स्ट्रेस को सहन कर सके। तो हम जो बीम होता है, बीम है, कॉलम है, उसमें हालांकि बीम में हम इसलिए डालते हैं ताकि जो है हमारी टेंसाइल फोर्स को वो, टेंसाइल स्ट्रेस को वो रोक सके। क्योंकि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है और टेंसाइल में वो कम होती है। कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में इसकी अधिक समर्थ होती है और जबकि टेंसाइल में कम होती है, इसलिए इस्पात की छड़ों का यूज़ किया जाता है। सिंगल पिरिविलित बीम में इस्पात छड़ें केवल उदासीन एक्सिस के नीचे डाली जाती हैं। अगर कोई हम सिंगल बीम डाल लें, सिंगल रेनफोर्स्ड बीम डाल लें, उसमें तो स्टील छड़ें डालेंगे तो वो हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे नीचे डाली जाती है, जबकि दोहरे डबल रेनफोर्स्ड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर से नीचे दोनों स्थानों पर इस स्टील की छड़ें डाली जाती हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब हम कहीं पर बीम डालते हैं, अब हमने ये बीम डाला तो इसकी एक न्यूट्रल एक्सिस होगी, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस से अगर हमारे पास सिंगल रेनफोर्स्ड बीम है तो हमें सिंगल रेनफोर्स्ड बीम है तो यहाँ पे हम डालेंगे स्टील वायर, और डबल है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी डाल देंगे स्टील वायर। तो किसी भी बीम में टेंसाइल स्ट्रेस को रोकने के लिए ही हम रेनफोर्समेंट डालते हैं। इसी तरीके से आप, द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू, प्रबलित कंक्रीट के लाभ इसके कारण होता है। तो प्रबलित कंक्रीट में जो रेनफोर्स्ड हम कंक्रीट यूज़ करते हैं, इसका लाभ किसके कारण होता है, यानी कि मोनोलाइटिक कैरेक्टर, फ्री रेसिस्टिंग एंड द ड्यूरेबिलिटी, और इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। इनका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हमारे रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर होता है, कहीं ना कहीं वो एक उसकी मजबूती ज़्यादा होती है और इसके रख रखाव में, मेंटेनेंस में कॉस्ट भी बहुत कम खर्च होती है। इसलिए
रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इन्होंने समरी दी है कि जब कंक्रीट में प्रिवलन करने के लिए इस्पात की छड़ें दी जाती हैं तो प्रिवलिंग सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। जब किसी कंक्रीट के अंदर हम रेनफोर्समेंट डालते हैं तभी वो हमारी आरसीसी कहलाती है। प्रिवलन इस्पात की मात्रा सामान्यतः खंड के क्षेत्रफल का 0.7% से 4% तक ले जाता है। सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल सामर्थ्य इसकी कंप्रेसिव सामर्थ्य की 1/10 से 1/15 तक ही होती है। इसलिए सादा सीमेंट में प्रिवलन छड़ों का यूज किया जाता है। प्रिवली सीमेंट कंक्रीट अवयव संपीड़न तथा तनन दोनों प्रकार प्रतिबलन के लिए समान रूप से समर्थवान होते हैं और ये उत्तम खंड आग प्रतिरोधी, सीलनरोधी और अत्यधिक आयु वाले होते हैं। इनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है जिससे ये इकोनॉमी होते हैं। मॉडुलर अनुपात पर क्रीप का क्या असर होता है? मॉडुलर रेशियो इंक्रीज होगा। अगर मॉडुलर अनुपात पर क्रीप का कम असर होता है तो वो हमारा कम होएगा। इस्पात और कंक्रीट के प्रत्यास्था मापांकों का अनुपात मापक अनुपात कहलाता है। इसे हम एम से शो करते हैं। क्रीप का अर्थ विसर्पण से है। क्रीप के कारण मापांक अनुपात का मान बढ़ जाता है क्योंकि क्रीप बढ़ने से कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक कम होता है जिससे अनुपात बढ़ जाता है। क्रीप बढ़ने से कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक कम होता है जिससे मापांक बढ़ जाता है। इस्पात का प्रत्यास्था मापांक और कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक। अब जाहिर सी बात है इस्पात का ऊपर कंक्रीट का नीचे, तो मॉडुलर अनुपात पर क्रीप का क्या असर होता है? मॉडुलर अनुपात बढ़ेगा। कंक्रीट का भंजन मापांक देता है मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ द कंक्रीट सी। कंक्रीट का भंजन मापांक देता है सी यानी कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग। कंक्रीट का भंजन मापांक का तात्पर्य कंक्रीट की तनन सामर्थ्य है जो बंकन के अंतर्गत प्राप्त होती है। 63 अलग है। अब यह रहा ये 64 पे। 64 भी एक तरह का न्यूमेरिकल है। आप चाहो तो आप इसको देख सकते हो, याद भी कर सकते हो। अब इन्होंने बोला M15 कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्षमता क्या है, तो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर M15 कहीं है तो इसका मतलब है कि 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर M20 है तो इसका मतलब होगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो याद रहे कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्ट्रेंथ है वो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे दिखा रखा है जैसे सामान्य कंक्रीट M10, 15, 20। मानक कंक्रीट हमारी कौन सी आती है? 25 से लेकर 55 तक। सामान्य कंक्रीट जो होती है वो 10 से लेकर 20 तक होती है और मानक कंक्रीट जो होती है वो 25 से लेकर 55 तक और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होती है वो 60 से लेकर 80 तक। और जो इसका नाम होता है जैसे M60 है तो 60 का मतलब हुआ कि 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो याद रहे कि सामान्य कंक्रीट M10 से M20 और जो मानक कंक्रीट हमारी है वो M25 से लेकर M55 और हाई स्ट्रेंथ जो कंक्रीट हमारी है वो M60 से लेकर M80 तक है। IS 456-1 1969 के अनुसार कंक्रीट की आनमन क्षमता कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के वर्गमूल के अनुलोम अनुपात। 71 कंक्रीट का अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। कंक्रीट के ग्रेड और स्टील के तनन में। द
द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन द कंक्रीट द डिपेंड्स ओपन कंक्रीट का अनुगीय अपरूपण प्रतिबल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। डीप कंक्रीट के ग्रेड और स्टीलनेस स्टील पर। साधारण साधारण तथा प्रबलित कंक्रीट के लिए भारतीय मानक कोड ऑफ प्रैक्टिस IS 456। तो हम IS 456 का बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। तो IS 456 2000 या 1978। साधारण तथा प्रबलित कंक्रीट को भारतीय मानक कोड IS 456 के अनुसार ले जाता है। IS 456 के अनुसार M25 ग्रेड की कंक्रीट की अनुमानित आनमन समर्थ होगी। आनमन समर्थ के लिए IS 456 2000 के अनुसार 35 kg स्क्वायर सेंटीमीटर। कंक्रीट में स्थिर भार के अंतर्गत विसर्पण विकृति टाइम डिपेंडेंट समय पर निर्भर करता है। कंक्रीट में इन्होंने लिखा कि अंडर द कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन द कंक्रीट। तो टाइम डिपेंडेंट पर निर्भर करता है। यदि कंक्रीट में नमन अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल M20 कंक्रीट की सीढ़ी के लिए 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो उस कंक्रीट के लिए मापक गुणांक क्या होगा? यदि E और E क्रम से कंक्रीट में इस्पात प्रत्यास्थ गुणांक हो तो मापांक गुणांक का मान होगा। RCC स्ट्रक्चर में मृदु प्रयुक्त मृदु इस्पात किसके अनुरूप होता है? आइए से इतने की ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर आता है जी आपके लिए 76। IS 456 के अनुसार सामान्य मिक्स कंक्रीट निम्न में से किस ग्रेड तक यूज़ करते हैं? मिक्स कंक्रीट। अब ये कौन सी बात कह दी इसने? सामान्य कंक्रीट तो M25 तक करते हैं, तो सीधे रखा है ना M20। अब सामान्य कंक्रीट में M5 से लेके M20 की ग्रेड का यूज़ करते हैं, जबकि डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट में M25 से M55 तक के लिए यूज़ करते हैं। ये पीछे चार्ट के अंदर भी आ गया और यहाँ भी आ गया। एक FE 415 के लिए न्यूनतम पराभव प्रतिबल होता है 415 मेगापास्कल। कंक्रीट ऑफ मटेरियल इज एक सामग्री का विसर्पण क्या होता है? भार बना रहने पर समय के साथ कंटिन्यूअस विरूपण। जब सामग्री पर भार बने रहने पर समय के साथ सततता विरूपण होता है तो यह क्रिया विसर्पण कहलाती है। तनन में संरचनात्मक इस्पात के लिए कार्यकारी प्रतिबल न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। एक कंक्रीट जिसकी मापी गई संपीड़न शक्ति 64 मेगापास्कल है के अनुपात नमन शक्ति मेगापास्कल क्या होगा? IS 456 की सुनिश्चित करता है। C और A, बोथ A एंड C। A और C में क्या कह रहा है? डिज़ाइन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन। तो IS अब क्या है ना, अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिज़ाइन ये गलत हो गया। IS 456 रिकमेंड किसको करता है? वर्किंग स्टेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन। याद रहे, वर्किंग स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन। 82 में
IS 456 किसकी समझती करता है? ए और सी दोनों की करता है। ये धारणा कि मुड़ाव से पूर्व और मुड़ाव के बाद भी लंबत सतह खंड लंबत ही रहता है का यूज होता है। सी इन बोथ वर्किंग स्टेट्स एंड लिमिट स्टेट्स मेथड ऑफ डिजाइन। इन्होंने दिया है कि प्रबलित कंक्रीट बीमों में नमन सिद्धांत का मूल संकलन है। कोई भी अनुप्रस्थ काट में जो नमन से पूर्व समतल है तथा नमन के पश्चात भी समतल रहता है। कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं। कार्यकारी भार पर इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल विकृति संबंध एक सीधी सरल रेखा में रहता है। सभी तनन प्रबलन इस्पात वहन करता है और कंक्रीट इससे पूर्ण मुक्त मानी जाती है। कंक्रीट व इस्पात में डिज़ाइन प्रत्यास्थ सीमा तक परिपूर्ण होता है। कंक्रीट में दबाते समय प्रबलन इस्पात में किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते हैं। इस्पात और कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांकों का अनुपात एम का मान पर निर्भर करता है। M15 ग्रेड के कंक्रीट के लिए अल्पकालीन प्रत्यास्थ मापांक लगभग होगा 85 का बी में दे रखा है इन्होंने 3500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्वेश्चन बाकी 89 पे स्टील के साधारण एक अच्छी प्रबलित सामग्री के रूप में यूज किया जाता है। यह सस्ते अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। उसमें गुणांक लगभग कंक्रीट के बराबर है। यह कम तनन सामर्थ्य रखता है। यह कंक्रीट के साथ उत्तम डिजाइन उत्पन्न करता है। उत्तम अभिलोक तो इसमें आता है नंबर ए के अंदर आता है ए और बी और डी तीनों आते हैं। एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचना में इस्पात होता है। इस्पात क्या होता है? इस्पात क्या होता है? डिफॉर्मिड बार्स, कोल्ड ट्विस्टेड बार और माइल्ड स्टील एंड द मीडियम टेंसाइल स्टील। तो प्रबलित खंड में इस्पात का प्रयोग निम्न रूप में किया जाता है। विरूपित छड़ों के रूप में, ठंडी ऐंठी छड़ों के रूप में, मृदु इस्पात था एवं मध्यम इस्पात के रूप में। द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ of M30 grade of the concrete according to IS 456 2000 is M30 ग्रेड कंक्रीट का IS 456 2000 के अनुसार आनमन समर्थ होता है 3.83 मेगा पास्कल। कंक्रीट की तापीय प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। बी स्टील कंक्रीट का तापीय प्रसार गुणांक का मान सीमेंट के प्रकार, मिलावे के प्रकार तथा मात्रा पर निर्भर करता है। कवाटर्स के लिए प्रसार गुणांक का मान सबसे अधिक तथा चूना पत्थर के लिए सबसे कम होता है। कंक्रीट का औसत तापीय प्रसार गुणांक तथा इस्पात प्रसार गुणांक की तन्यता इतना ही होता है। मेगा पास्कल में Fe 415 स्टील की पराभव क्षमता न्यूनतम कितनी होगी? 415 होती। IS 456 2000 के अनुसार समुद्र में प्रबलित कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड क्या है? समुद्र में M30। तो भारतीय मानक 456 2000 के अनुसार समुद्री जल में प्रबलित कंक्रीट M30 ग्रेड से कम का ग्रेड नहीं डालनी चाहिए। समुद्र के अंदर अगर हम वो काम कर रहे हैं तो M30 का ग्रेड यूज़ करते हैं। ये याद रहे, SSC जेई में भी आया 2010 में और ESC
2015 2012 में भी आ रखा है ये क्वेश्चन। मैं मोस्टली किसी कंपटीशन में आ रखे हैं, बट मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो चैप्टर है वो लिए हैं। तो इसने खाली यहाँ पे कहता है कि IS 456 2000 के अनुसार समुद्र जल में प्रिवलित कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड क्या है। तो न्यूनतम ग्रेड हमारी कितनी है, M30 है। ये हमें याद रखनी है। आता है कि कंक्रीट में प्रिवलन के रूप में प्रयुक्त FE 500 स्टील का न्यूनतम पराभव सामर्थ्य क्या होता है। डी FE 5000। तो कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद करने चाहिए और याद रखने भी चाहिए। मानक श्रेणी का कंक्रीट M25 से M55 ग्रेड की होती है। सामान्य जो होती है वो M5 से M20 तक होती है, और हाई जो होती है वो M60 से M80 होती है। अगर कंक्रीट का ग्रेड M60 है तो कंक्रीट हाई सामर्थ्य की होगी। सही है। हाई सामर्थ्य की सभी कंक्रीट का रेगुलर डिजाइन मिक्स कंक्रीट को बढ़ा दी जाती है। कॉलम डॉट भारी वाहन के लिए मिक्स अनुपात 1:12 का होता है। पानी के टैंक प्रतिरोधक दीवारें ये होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एग्ज़ाम पॉइंट पर हम फिर बाद में बात करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू क्लास।